देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, वेलकम टू इंडिया राफेल। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर राफेल कॉन्क्लेव। TV9 भारतवर्ष आपको लगातार राफेल से जुड़ी हर अपडेट और राफेल आने से दुश्मन मुल्कों की हलचल पर हर खबर दे रहा है। चीन और पाकिस्तान में कैसे भगदड़ मच रही है, कैसे दोनों मुल्क अब साजिशें रच रहे हैं, पाकिस्तान को अब एयर स्ट्राइक का डर ज्यादा क्यों सता रहा है। खबरें बहुत हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। और वो अहम खबर यह है कि चीन ने अब खालिस्तानी आतंकियों से भी हाथ मिला लिया है। चीन खालिस्तानी आतंकियों को पैसा और हथियार दोनों दे रहा है और चीन ने यह सब भारत को से मात खाने के बाद, जिस तरह से गलवान घाटी में भारत से मात खाई, उसके बाद शुरू किया है। और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI इसमें चीन की पूरी मदद कर रही है। सिख जवानों को भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे हैं। चीन का स्तर इतना गिर गया है कि वो अब भड़काऊ मैसेज में जवानों को 5,000 रुपए का लालच देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए, पहले पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन थे उससे किस तरह से चीन ने हाथ मिलाया और अब खालिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है धोखेबाज चीन। सिख जवानों को भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे हैं गलवान घाटी में हिंदुस्तान से मात खाने के बाद। तो ISI की मदद से भारत में गड़बड़ी की साजिश रच रहा है चीन, यानी असली चरित्र जो है चीन का वो अब सामने आ चुका है। असली चरित्र दिखा रहा है चीन और सिख जवानों को भड़काऊ मैसेज भेजा जा रहा है चीन की तरफ से। खालिस्तानी आतंकियों से हाथ मिला लिया है चीन ने। अब आपको वो मैसेज सुनवाते हैं जिसे भेजकर भारतीय जवानों को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। इंडिया वो है जिसने सिखा की नस्लकुशी की थी। इंडिया वो है जिन्हों ने 4 जुलाई 1955 ਨੂੰ पहली बार अकाल तख्त साहब से हमला किया। इंडिया वो है जिन्हों ने 6 जून 1984 ਨੂੰ अकाल तख्त से दोबारा हमला किया। And this is my call to the Sikh brothers in the Indian Army. Do not give your lives for India. We will support you. Any salary which you are getting from the Indian Army, Sikhs for Justice will give you that salary plus another 5,000 rupees. We only seek your support for Punjab independence referendum. देखिए, चीन और पाकिस्तान की ये ऑडियो साजिश जो है उसको हमने आपके सामने रखा और ये जानकारी अपने आप में बहुत अहम है। लेकिन आपको बता दें, राफेल कॉन्क्लेव लगातार चल रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आज बीजेपी और कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके अलावा 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल GG द्विवेदी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार SD मुनि साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, स्क्रीन पर हमारे सहयोगी मनीष झा भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर, इस वक्त की ताजा खबर जो हमारे पास आई है और चीन और पाकिस्तान की साजिश, जिस तरह से एक ऑडियो ने बेपर्दा किया है और ये बताया है, ये जताया है कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है चीन। असली चरित्र जो है चीन का खुलकर सामने आ गया है। आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं, चीन पाकिस्तान की नई साजिश। ISI के जरिए चीन की खालिस्तानी ग्रुप को बड़ी फंडिंग की जा रही है, यानी खालिस्तानी आतंकियों को अब चीन पटाने में लग गया है ताकि किस तरह से उनके जरिए हिंदुस्तान में माहौल खराब किया जाए। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप को बहुत बड़ी रकम मुहैया कराई गई है चीन की तरफ से। आप देखिए कि किस हद तक नीचे गिर गया है चीन, यह साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। पहले हम ही ने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों के साथ चीन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग की, सेना के बड़े अधिकारियों ने, और उसमें यह तय किया गया कि भारत में किस तरह से सरहद से जुड़े इलाकों में माहौल को खराब करना है। चलिए, भारत के सिख जवानों को फोन पर रेफरेंडम 2020 नाम से मैसेज भेजा जा रहा है। देखिए, रेफरेंडम 2020 वो वेबसाइट जो पहले ही बैन की जा चुकी है, जिसके ऊपर तमाम संगीन आरोप हैं, अब इसके नाम से मैसेज भेजा जा रहा है। मैसेज में जवानों को भारत के खिलाफ भड़काया जाता है और जवानों को नौकरी छोड़ने के बदले ज्यादा पैसे देने का लालच भी दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सैलरी के अलावा
5,000 की अतिरिक्त रकम दी जाएगी अगर तुम हमारे साथ आ जाते हो तो। और अमेरिकी नंबर है ये, देखिए +1 617 390 7018। इस नंबर से मैसेज भेजा जा रहा है तमाम जवानों को और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को इस काम का जिम्मा सौंपा गया है कि कैसे चीन के साथ कांटेक्ट बनाकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। भारत में मोस्ट वांटेड है ये आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। और अब इसकी तस्वीर भी हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाना जिसको ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है। देखिए यही है वो आतंकी, भारत में इसे मोस्ट वांटेड आतंकी का दर्जा हासिल है और यही विदेश में रहकर भारत के खिलाफ पूरी मुहिम को अंजाम दे रहा है। और अब चीन और पाकिस्तान मिलकर किस तरह से खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देने की फिराक में है, इसका खुलासा भी हमने आपके सामने किया है। और यही है वो आतंकी जिसको ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये कितनी बड़ी चुनौती जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर। देखिए समीर, मैं आपको बताऊं कि सिख फॉर जस्टिस की क्या हैसियत है, क्या औकात है, वो तो सब कोई जानता है कि इसे कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। और पन्नू अमेरिका में रहकर अपना एक रिटायरमेंट प्लान ले रहा है जिसमें वो पाकिस्तान और चीन के साथ चंदा के तौर पर रकम लेता है कि हम भारत विरोधी काम करते रहेंगे। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, खुद मैंने भी अनुभव किया था कि पीआईबी पर जितने भी पत्रकार थे उन सब के नंबर को लेकर पन्नू की तरफ से और सिख फॉर जस्टिस की तरफ से, जिस नंबर को हम अभी दिखा रहे हैं, उसी नंबर से लगातार हमें व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। जब मेरे मोबाइल पे कॉल आया तो मैंने काट दिया, तो फिर उसके बाद मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करिए। अच्छा। उसी तरह का ये एक ऑडियो मैसेज है जिसमें वो तमाम सैनिकों से कहते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे। उनके पास कहीं कुछ नहीं है, उनकी हैसियत सारे लोगों को पता है। बस क्या है कि वो अमेरिका में रहकर चीन और पाकिस्तान को ये बताता है कि देखिए हम भी खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा नए सिरे से उठाना चाहते हैं। जबकि पंजाब में आज की तारीख में हर बच्चा जानता है कि सिख फॉर जस्टिस बस एक भ्रमजाल फैलाए हुए है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और खुद पंजाब के लोग और हिंदुस्तान के लोग ने उसे सिरे से खारिज कर रखा है। बस यही इसकी आप कहेंगे। ठीक है मनीष, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं। और संबित, आज हम बात कर रहे हैं राफेल की। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की वायुसेना जिस पर हम सबको नाज है, उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि राफेल विमान अब वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे चीन अभी तक जो कुछ भी करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की हिमाकतें सरहद पर कर रहा है, उससे कुछ असर पड़ेगा, दबाव और ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अभी आप एक बहुत महत्वपूर्ण खबर को ब्रेक भी कर रहे थे कि किस प्रकार सिख फॉर जस्टिस, जो एक आतंकी संगठन है, खालिस्तान को सपोर्ट करता है, वो किस प्रकार अमेरिका में बेस बनाकर चीन के हाथों में, जिसको पॉन कहते हैं, कि चीन के हाथों में खेलने की साजिश रचा जा रहा है। मैं इसमें 2-3 बातें कह लूं और उसी में राफेल को भी जोड़ दूंगा। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान की सरकार ने चीन को घेर रखा है। आज मिलिटरीली देखिए हम बहुत सशक्त हैं और जिस प्रकार के कदम हिंदुस्तान की सरकार उठा रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। डिप्लोमेटिकली भी आज देखिए तो चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रशिया हो, जो कि जिसको कि कभी ना कभी चीन से क्लोज माना जाता था, और ईरान ने भी परसों स्टेटमेंट दिया है कि हमें चीन से क्लोज नहीं माना जाए। डिप्लोमेटिकली भी चीन का आइसोलेशन हुआ है और इकोनॉमिकली जिस प्रकार से उनको एक बहुत बड़े परेशानी में हम डाल रहे हैं, स्वाभाविक है चीन का बौखलाहट रहेगा। और हाँ, राफेल के आने से कहीं ना कहीं ये जो बौखलाहट चीन की है उसमें इजाफा होगा, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। मेरा सिर्फ इसमें एक ही बात कहना है कि देखिए, ये जो मॉडर्न एरा वॉर होता है, 21वीं शताब्दी का वॉर, ये केवल विमानों से नहीं होता है, ये एक प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, साइबर वॉर भी होता है। इसलिए देश के अंदर एकाकी हो, देश में यूनिटी हो। जब हम चाइना के खिलाफ, जब हम सिख फॉर जस्टिस ग्रुप के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हो, तो एक स्वर में सारे हिंदुस्तानी बोले, उसमें राजनीति नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अंत में,
7,000 किलोमीटर का ये सफर है फ्रांस से लेके अंबाला तक, और यूएई में रिफ्यूएलिंग करते हुए ये 7,000 किलोमीटर, मतलब चाहे तो एक दिन में कर सकते थे, मगर रिफ्यूएलिंग के लिए और रेस्ट के लिए एक दिन की ब्रेक ये ले रहे हैं। ये 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने में आप सोचिए कितना वर्ष लगा है। 2001 से अब तक का समय लग गया है, अब जाके ये सफर पूरा हुआ है। बिल्कुल, उस सफर पर भी मैं आऊंगा और उस सफर पर जो सवाल उठे उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन संबित, मैं आपसे एक चीज ये क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि राफेल उस वक्त आ रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। 4 दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गलवान घाटी में पीछे हटा है, लेकिन अभी भी फिंगर एरिया में तमाम चीनी सैनिक जमे हुए हैं, देपसांग इलाके में तमाम चीनी सैनिक जमे हुए हैं। क्या अब स्ट्रैटेजी जो है वो भारत की, उसमें कुछ आने वाले वक्त में हम चेंज देखेंगे राफेल के आने के बाद, या फिर यह मानकर चला जा रहा है कि अब खुद ब खुद जो है उसके कदम ठिठकेंगे, चीन पीछे हटेगा? देखिए, 3 बातें मैं इसमें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो है, जहां तक चीन की ऑक्यूपेशन, कोट अनकोट ऑक्यूपेशन की बात किया जा रहा है, उसमें स्पष्टता प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी 1 इंच की जमीन भी हिंदुस्तान की गई नहीं है। हाँ, किंतु 1993, 1996 और 2013 का जो एग्रीमेंट है, जिसके अनुरूप आप अपने तरफ एलएसी में भी बिल्डअप नहीं कर सकते हैं और स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यह भी एक तरह से करार के खिलाफ जाना है, उसको भी आपको पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात है, क्या राफेल के आने से चाइना के ऊपर असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। आप देखिए, केवल राफेल विमान ही नहीं, अभी रशिया के साथ भी किस प्रकार अर्जेंटली हमने कुछ डील्स किया है, कुछ मसौदे करके हमने बहुत सारी अस्त्र शस्त्र मंगाए हैं, हमने डिप्लोमेटिक डील्स भी किए हैं, ताकि इंडिया आज अगर कोई भी बातचीत करता है चीन के साथ तो एक पर्सपेक्टिव ऑफ, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेगा। देखिए, 62 का हिंदुस्तान और 2020 का हिंदुस्तान, इसमें बहुत फर्क है। हम अभी कहीं ना कहीं एक पहाड़ के ऊपर से बैठ के हम एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पावर से बैठ के नेगोशिएट करेंगे, तो उसका एक बहुत महत्व रहता है। ठीक है संबित, मैं और इस पर राजीव त्यागी साहब आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर जो हमारे पास आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दें। राफेल आने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का जबरदस्त खौफ है। पाकिस्तान की मीडिया में राफेल के चर्चे हो रहे हैं, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान को एक बार फिर यह लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक ना हो जाए। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री की वो बात जब पहली बार उनको राफेल की कमी खल रही थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने भरी सभा में साफ कहा था कि अगर राफेल होता तो परिणाम कुछ और ही होता। प्रधानमंत्री मोदी की ही बात आज पाकिस्तान को लगातार डरा रही है और उनका यह बयान लगातार पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ है। सुनिए वो बयान। मैं एमने कहूं जो आज ना हमारा वायुसेना पास राफेल होत तो परिणाम जुदू होत। एयर स्ट्राइक समय हमारा जवानों हाथ में राफेल होत तो अमारू एक जात नहीं अने एमनु एक बचत नहीं। और अब हम सीधे रुख करेंगे राजीव त्यागी साहब का। त्यागी साहब, संबित पात्रा ने जो बात कही उस पर तो रिएक्शन दीजिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि हम सब ये जानते हैं 2019 के दौरान न जाने कितनी डिबेट हुई और इसी राफेल विमान को लेकर डिबेट हुई, क्योंकि चुनावी मुद्दा बना दिया था आपकी पार्टी ने राफेल को। और आज वही राफेल जब आ रहा है तो पूरे हिंदुस्तान को गर्व की अनुभूति हो रही है, वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है और दुश्मन जो हैं वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है आज की कुछ गलतियां हुई हैं चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि चुनावी मुद्दे में कहीं कोई गलती थी, और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि राफेल के आने से देश की सामरिक स्थिति बढ़ेगी, सामरिक ताकत बढ़ेगी और देश की सामरिक ताकत हमेशा बढ़नी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन मुद्दा आज भी राफेल पे निश्चित रूप से वही है कि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ का कैसे हो गया, HAL की जगह रिलायंस कैसे आ गया, और देश में 126 विमानों की जगह 36 विमान क्यों मोदी सरकार खरीद रही है, क्यों देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। ये बहुत स्पष्ट है कि 2019 में राफेल विमान की खरीदी करी गई थी
बाई फ्रांस ने खरीदे थे राफेल विमान, और राफेल विमान जो खरीदे थे फ्रांस ने 28 राफेल विमान दसाल्ट कंपनी से खरीदे 2019 में, और उनकी कीमत जो रखी गई थी 567 करोड़ रुपए रखी गई थी। हमारे देश जब खरीद रहा था कांग्रेस के टाइम पे वो 526 करोड़ का था, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे 1670 करोड़ का। लेकिन आप तो खरीद ही नहीं पाए ना, 10 साल यूपीए की सरकार रही राजीव जी, खरीद नहीं पाए ना। 2007 में वायुसेना ने, जहां तक मुझे याद आता है 2007 में वायुसेना की तरफ से प्रस्ताव जाता है कि भाई लड़ाकू विमानों की जरूरत है, लेकिन 2014 तक आप लोग खरीद नहीं पाते। 2014 में मुझे जहां तक ध्यान है फरवरी 2014 का तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का बयान मुझे याद आता है, जब उन्होंने कहा कि भाई बजट नहीं है, फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से हम इस डील को आगे नहीं बढ़ा रहे इस फाइनेंशियल ईयर। जो आपने कहा, जो आपने बात कही, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, हल्का सा करेक्ट करना चाहूंगा। 2005 में वायुसेना के पास टेक्निकलिटीज जांचने के लिए निश्चित रूप से राफेल के स्पेसिफिकेशंस को भेजा गया, उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए भेजा गया। 2005 से लेकर 2012 तक हमारी भारतीय वायुसेना ने उसकी जांच करने का काम किया, 2012 में ग्रीन सिग्नल देने का काम किया। और यह भी बता दूं आपके दर्शकों को, भारत की वायुसेना का परीक्षण की जो पद्धति है उसके पूरे विश्व में धाक है, उसकी पूरे विश्व में धाक है, और उसकी वजह से 5 से 7 साल करीब भारतीय वायुसेना ने जांच करने के लिए पहली बात। दूसरी बात मैं कोट करना चाहूंगा, जो फ्रांस का मैंने जिक्र किया, जो फ्रांस ने 567 करोड़ में विमान 2019 में खरीदे हैं, उसके बारे में बहुत स्पष्ट कह दूं, खास बात यह है कि 28 अपडेट राफेल की कीमत 2 बिलियन यूरो रखी गई है, जबकि मोदी सरकार जो राफेल खरीद रही है उनकी कीमत 7.87 बिलियन है। नहीं सर, ये डेटा आप कहां से दे रहे हैं राजीव त्यागी जी? नहीं, अगर आप एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो एक रिपोर्ट मेरे पास भी, और मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट्स पर बात करता हूं। फरवरी 2019 में राज्यसभा में जो सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, एक मिनट त्यागी जी, मैं आपको उसमें बता देता हूं कि उसमें यह कहा गया कि राफेल विमान की कीमत यूपीए के प्रस्तावित सौदे से 2.86% कम है। इसको लेकर आप लोगों ने तमाम तरीके से इसको अदालत में चुनौती देने की भी कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो फैक्ट है ना। जो बात कह रहे हैं, देखिए सरकार देखिए, सरकार में हम नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जो एक्विजिशन कमेटी है, डिफेंस एक्विजिशन विंग है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में होगी। तो कानून मंत्रालय है और देश की रक्षा मंत्रालय का डिफेंस एक्विजिशन विंग राफेल की कीमत पे अपना प्रोटेस्ट क्यों दर्ज करती है, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। पहली बात, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय के बाद 2019 के जो निर्णय है बकायदा, जिसमें की पुनर्विचार याचिका दायर की गई, नवंबर 2019 स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आर्टिकल 32, प्लीज मैं कोट करना चाहूंगा, मुझे बीच में मत रोकिए। 2019 का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत स्पष्ट करता है कि यदि सीबीआई जांच करना चाहे तो सीबीआई जांच कर सकती है। पहली बात, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, वो किसी जांच का आदेश नहीं दे सकती। दूसरा, निर्णय से जांच का जो असल बात थी वो आप छुपा ले गए राजीव त्यागी जी। सरकार को नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो याचिका डाली गई थी, सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और यह कहा था कि इसमें जांच की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। संबित पात्रा, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आपने जो बात कही, आपने जो बात कही, बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, 30 सेकंड और दीजिए प्लीज, 30 सेकंड, संबित 30 सेकंड। नहीं राजीव जी, आपने तो अपनी बात पूरी कर ली ना। आपने जो बात कही समीर अब्बास साहब, आपने जो बात कही सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में, मैंने यह कोट किया देश का कानून मंत्रालय और देश के रक्षा मंत्रालय की एक्विजिशन कमेटी की जो आपके प्रोटेस्ट है उसको भी कोट किया। देश के खजाने से 41,205 करोड़ रुपए ज्यादा गए हैं, इसका स्पष्टीकरण तो सरकार को देना ही चाहिए। रही बात राफेल की, राफेल से बेहतर विमान भी हमें खरीदने चाहिए, देश की सेना को बेहतर व्यवस्था देनी चाहिए, देश की सेना का रक्षा बजट बढ़ना चाहिए, और जो देश की सेना ने 2015-16 से लेकर 2020-21 तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए कम आवंटित हुए देश की सेना को, वो भी आवंटित करने चाहिए मोदी सरकार को। चलिए ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि अभी भी जो सवाल हैं उनके उत्तर मिले नहीं सरकार की तरफ से। राजीव त्यागी साहब कुछ मिलाकर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ के बोलने के बाद कि किसी प्रकार का करप्शन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब कहने के बाद भी अगर राहुल जी नहीं मानेंगे तो मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊं?
वो तो कहते रहे पूरे इलेक्शन में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जनता ने कहा नहीं, चौकीदार प्योर है और चौकीदार का पूरा जोर है। देखिए, जनता ने भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। अब ये बैठ के कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाती रहे, इससे हम अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं जी। ये आप सुनिए। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाना चाहता हूं AK एंटनी जी का 2012 का। बिल्कुल उसी का मैंने जिक्र किया था, और जहां तक मुझे याद है ये 2014 का है, फरवरी 2014 का है संबित। हाँ, फरवरी 2014 का है। मैं आपको सुना रहा हूं एग्जैक्ट वर्ड। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। जो अगली सरकार आएगी वो इस विषय में चिंता करेगी, और उसके बाद इन्होंने इसे पुनः ड्राइंग बोर्ड पे नेगोशिएशन के लिए भेज दिया। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि पैसा नहीं है। हाँ। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मुझे हम पॉलिटिशियंस को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का डिप्लीशन होना, हमने अभी एक दिन पहले कारगिल विजय दिवस मनाया ना। कारगिल के बाद हमने क्या शिक्षा ली कि हम किसी भी कीमत पर हमें कमजोर नहीं रहना है। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का डिप्लीशन होना और 10 वर्षों तक उस डिप्लीटेड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर बैठा रहना, इसको मोदी जी जब 2015 में फ्रांस गए, जो एक्विजिशन हुआ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत, उसमें एक वर्ड लिखा गया क्रिटिकल ऑपरेशन। ये क्रिटिकल ऑपरेशन था। एक बात मैं कहना चाहूंगा प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्रिटिकल ऑपरेशन भी 10 वर्ष लगते हैं। नो वर्क नो हेडेक, ये AK एंटनी जी का डिक्टम था काम करने का। मैं काम ही नहीं करूंगा, कोई हेडेक ही नहीं होगा। और आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिस तत्परता से स्क्वाड्रन डिप्लीशन जो था उसको ठीक किया है। ये अपने आप में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश। ठीक है, मैं द्विवेदी जी और SD मुनि साहब का रुख करूं, उससे पहले राजीव त्यागी जी जल्दी से आप एक जवाब दे दीजिए इस पर, जो अभी संबित पात्रा ने कहा। क्योंकि कुल मिलाकर देखिए, ये मैसेज तो जा ही रहा है ना कि बिना मतलब के इशू को उठाया गया। जब आपकी सरकार थी तब आप इस मुद्दे को टालते रहे। आप राफेल नहीं खरीद पाए। 2007 से लेकर 2014 की कवायद बेकार रही। 2014 में आपने कह दिया कि भाई फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, और अब जब हुआ है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए कि यहां पर कम से कम जल्दी हम इस स्थिति में पहुंचे कि राफेल आ रहा है। समीर अब्बास जी, जैसे आप संबित के टाइम पे चुप हो जाते हैं, थोड़ा देर टाइम पे भी चुप होकर के अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। जल्दी से सवालों का जवाब देके जाऊंगा। समित पात्रा जी के बयान से बहुत स्पष्ट है कि AK एंटनी साहब ने कहा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार को इसका प्रावधान करना होगा, सरकार प्रावधान करके राफेल विमान खरीदेगी। हमारा सवाल आज भी वही है कि सरकार देखिए झूठ बोल रही है, सरकार नकारने का काम कर रही है। जब फ्रांस को 2019 में 567 करोड़ रुपए का एक विमान पड़ सकता है, तो हमारी सरकार ने 1670 करोड़ रुपए क्यों एक विमान को खरीदने का काम किया? पहली बात। अभी आपने पहले सेगमेंट में एक बात कही थी कि एक एक पुर्जे का स्पष्टीकरण हमारी तस्वीरों में राफेल के मिल जाएगा। सरकार जब पीछे छुपी कि यदि हमने इसकी प्राइसिंग बता दी तो इससे निश्चित रूप से देश के दुश्मनों को फायदा होगा, जबकि सरकार पार्लियामेंट में। अरे राजीव त्यागी जी, आप भी कहां से कहां ले जा रहे हैं? मतलब अभी हमने तस्वीरों में दिखाया एक एक पुर्जे, उनसे उनका कंपेयर आप स्पेसिफिकेशन से कर रहे हैं। आपको भी पता है राजीव त्यागी जी क्या कर रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं आप इसी बात। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है और जिस पर मैं SD मुनि साहब का एक्सपर्ट कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। खबर यह है कि राफेल के खौफ से नेपाल में सियासी बगावत हुई है। PM KP ओली के घर में जबरन घुसे हैं नेपाली नेता। प्रचंड समेत कई नेता KP ओली के घर में घुसे, PM पद से ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। KP ओली अभी भी बैठक से भाग रहे हैं, यह खबर है। मनीष झा, जल्दी से इस पर आप एक अपडेट दीजिए, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि नेपाल में जो सियासी उठापटक का दौर हमने देखा वो थम गया है, प्रचंड मान गए हैं, KP ओली को मौका मिल गया है। अब ये क्या है? देखिए, दरअसल लगातार जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री अस्थायी समिति की बैठक को टाल रहे थे और इस बीच में उन्होंने दबाव बनाने के लिए चीन की राजदूत को भी आगे ला दिया था। उसके बाद से लग रहा था पिछले कुछ दिनों में कि रुका हुआ है, लेकिन प्रचंड के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के तमाम नेता अब एक बार फिर उन्होंने मोर्चा खोल दिया और वो अब प्रधानमंत्री ओली के घर में पहुंच गए हैं कि आपको मीटिंग करनी होगी, आपको बात करने होंगे और जो तमाम मसले हैं इसे आप
आप जो है सो चादर के नीचे छुपाकर नहीं रख सकते हैं, और इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, एसडी मुनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरह से इस खबर को देखते हैं, क्योंकि चीन की शय पर नेपाल जो हरकतें कर रहा है वो हमारे सामने है। इस बीच हमने अपने दर्शकों को यह भी एक खबर दिखाई जिसमें चीन की तरफ से ये नेपाल और अफगानिस्तान को हिदायत दी जा रही है कि भाई तुम भी पाकिस्तान की तरह बिहेव क्यों नहीं करते। किस तरह से आप इसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो प्रचंड के लोग ओली जी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं वो नेपाल की आंतरिक राजनीति है। मैं उसमें और राफेल में कोई संबंध नहीं देखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं देखता हूँ, क्योंकि नेपाल के नेताओं को, और ये लोग जो हुड़दंग करते हैं, चाहे वो ओली की तरफ से करे चाहे प्रचंड की तरफ से करे, उनको ना राफेल की समझ है ना उनको हिमालयन स्ट्रेटेजी की समझ है। इसलिए ये उससे उकसा के कर रहे हो, ये बात से मुझे माफ कीजिए, मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये वहां की आंतरिक राजनीति प्रेसिपिटेट हो रही है, और क्योंकि ओली बराबर, जैसा मनीष जी ने कहा, बराबर मना कर रहे हैं कि वो मीटिंग में नहीं जाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, वो विरोधियों की बात नहीं मानेंगे, पार्टी की बात नहीं सुनेंगे, तो इसके खिलाफ आंदोलन वहां के लोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही वो नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लामबंद करने की, तो चीन अवश्य करेगा उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी बहुत गहरी हिमालय की रणनीति है, और हिमालय में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए चीन जिसका भी इस्तेमाल कर सकता है वो करेगा। और यही वजह है कि जो पिछली बार सीमा का और काला पानी का मसला नेपाल ने उठाया था, उसके पीछे चीन की शय थी। उसके बिना उनको ना नेपाल ये सोचता, ना उनको इस बात का हौसला होता। तो ये बात सही है कि हिमालय के इर्द गिर्द जो भी देश हैं उनको लामबंद करने की कोशिश चीन वाले जरूर करेंगे, और कर रहे हैं लगातार ढंग से। अगर आप कुछ और राफेल की बात करें तो मैं, चलिए आप राफेल के प्रश्न पे आइए तब बात। ठीक है मुनी साहब, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ जीजी द्विवेदी साहब भी मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, एक बात का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि करगिल विजय दिवस को मेंशन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुष्टता करना। अगर उसका हित चाहो तो भी वो आपके साथ अहित ही करेगा। ये बात कही तो गई पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज के सिनेरियो में हम बात करें तो यही काम तो चीन करता हुआ नजर आ रहा है। देखो समीर, मेरा चीन के बारे में बहुत गहरा अनुभव है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो रक्षा के मुद्दे हैं उसमें हम राजनीति की जो लपेट में आ जाते हैं। अभी आपके चैनल में मैं 25 मिनट बाद आया हूं। 25 मिनट जो डिबेट हुई है वो सिर्फ राजनीति के ऊपर हुई है, कुछ डिप्लोमेसी के ऊपर हुई है। तो मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ जो कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, उनमें बहुत अज्ञानता है। सबसे पहले जब नए हथियार आते हैं तो एक संतुलन बदलता है, क्योंकि लड़ाई जो है वो हथियारों से लड़ी जाती है, तो आपकी क्षमता बढ़ती है। और इस क्षेत्र में मैं सियाचिन में कमांडर रहा हूँ और पगोंग में कमांडर रहा हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि एयरफोर्स का बहुत अहम रोल है इसमें। तो अगर हम सियाचिन में या इस एरिया में बिना एयरफोर्स सपोर्ट के हम वहाँ कुछ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब ये जैसे हवाई जहाज जेट्स आते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो हवाई जहाज एयर फ्रेम होता है, दूसरे उस पर आप क्या क्या वेपन सिस्टम आप लगाते हैं, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प है, कौन से रडार्स हैं, उससे उसकी कीमत में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि कैसी मिसाइल है, कैसे उस पर हथियार लगते हैं, उससे उसकी जो क्षमता बढ़ती है उसका दाम भी बढ़ता है। तीसरी बात, मैं चाइना में खुद डिफेंस अटैची रह चुका हूं। देखो, चाइना की जो चाल है हमें समझना चाहिए। चाइना जो 3 तरफा युद्ध करता है, एक तो आमने सामने युद्ध करता है, और एक प्रॉक्सी वॉर जैसे पाकिस्तान के थ्रू या नेपाल के थ्रू, और तीसरा ग्रे जोन युद्ध करता है। ग्रे जोन जो होता है विदाउट स्मोकिंग गन, यानी कि गोली फायर नहीं करते पर आप युद्ध करते हैं, वो उसका ग्रे जोन है। और वो टेररिस्ट को भी सपोर्ट करता है। जैसे देखो, उइगुर टेररिस्ट हैं, उनको दबाने के लिए वो पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ गठजोड़ है। कभी वो जैसे राना मसूद अजहर है उसको वो बचाता है यूएन के अंदर। और आप तो आखिरी अहम बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए अभी जो चीन अंदर आया है बहुत बड़ी चाल थी। जैसे आपको सांबत महापात्रा ने बताया है कि तो वो हमारी जमीन के अंदर तो नहीं आया, तो ग्रे जोन होता है जहां हमारा विवाद है
उसके अंदर वो ना आ सकता है ना वो कुछ बना सकता है, तो वो बहुत तादाद में आया, तो उसने पूरी उल्लंघन किया। मैं इनके एग्रीमेंट के बारे में पूरा जानता हूं, 1993 की एग्रीमेंट, 96 की एग्रीमेंट, 2005 की, 2012 की, 2013 की, उन्होंने सभी एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। और वो छोटी मोटी तादाद में नहीं आया, वो 50,000 सैनिक लेके आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक किस्म का उसका नहीं जी द्विवेदी साहब, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस पर राजीव त्यागी साहब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि राजीव त्यागी के जो नेता है राहुल गांधी, वो तो यही कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और ये सच जो है सरकार देश से छिपा रही है। वो अपना राजनीतिक करियर कुर्बान करने के लिए तैयार है इस बात पर। वो कह रहे हैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा सच ही, भले राजनीतिक करियर चला जाए। राजीव जी देखिए, मैं बहुत विनम्रता से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। नहीं, बहुत छोटे में जो मैंने पूछा बस उसका जवाब सर, टाइम नहीं इतना मामला है। और हाँ, मेरी जवाबदेही अपने देश के प्रति सबसे ज्यादा है, अपनी भारत माता के प्रति सबसे ज्यादा है, देश की सीमाओं के प्रति सबसे ज्यादा है। उसके बाद मेरी जवाबदारी कहीं और जाती है। मैं 4 नाम लेता हूं। पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, जो नॉर्दर्न कमांड के इंचार्ज है। उनका बयान है परसों का, जिन्होंने कहा कि हम चीन को वापस धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। PP-17A इन गोगरा, पैंगोंग घाटी और देपसांग प्लेन्स, इन 3 जगह से हम हटाना चाहते हैं। क्या ये सत्य नहीं? चीन ने फिंगर 4 पे हेलीपैड बना लिया है। दूसरा नाम लेना चाहता हूं मैं यहाँ पे मेजर जनरल खंडूरी का, और तीसरा नाम लेना चाहता हूं ज्वाल ओरेक का, जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद हैं। ज्वाल ओरेक ने स्पष्ट कहा है कि क्या नाम उसका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार 2015-16 से लेकर के 2020-21 तक के बजट में करीब ठीक है। चलिए, डॉक्टर संबित पात्रा ने सुन लिया। डॉक्टर पात्रा अब जल्दी से बता दीजिए, नाम लेना पाऊंगा। संबित पात्रा जल्दी से बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर लेना है मुझे। क्यों आप राहुल गांधी का राजनीतिक करियर पर बात करना चाहते हैं भाई? चौथा नाम लेना चाहो, तापिर गांव भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसाया, पार्लियामेंट में बकायदा उन्होंने बयान दिया। ठीक है, मैंने राजीव त्यागी आपकी बात सुन ली। अब संबित पात्रा का जवाब लूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। राफेल के डर से पाकिस्तान अब हर वो हथकंडा अपना रहा है जिससे वो कश्मीर में हिंसा फैला सके। आर्टिकल 370 हटने की पहली बरसी पर पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। पाकिस्तान ने गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा है, इस सम्मान से नवाजा है। कश्मीर के अलगाववादी नेता को यह सम्मान दिया गया है। अलगाववादी सैयद अली शाह को यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया, और कहीं ना कहीं इस कदम से पाकिस्तान की फितरत जो है वो बेपर्दा हो जाती है। संबित पात्रा, आप जवाब दे दीजिए राजीव त्यागी का। और मेरा सवाल कि क्यों आप लोग बर्बाद करना चाहते हैं भाई राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर? अब बर्बाद करने में बचा ही क्या है? अब तो जो होना था हो चुका है उनका। और मैं तो यहाँ स्पष्टता बता रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। 1 घंटे का वीडियो क्लिप इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है और रोज वो 1.5 सेकंड मिनट का जो है वो रिलीज कर देते हैं। वो एक ही कपड़ा है, एक ही शर्ट पैंट पहन के 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है और वो कैमरा एंगल बदलता रहता है। और वही चीन नहीं तो एक ही कपड़ा है तो क्या मतलब आप जवाब नहीं देंगे उनके सवालों का? नहीं सुनिए ना, मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है। आप इसको भी ब्रेकिंग में चलाना। वो है ही नहीं यहाँ देश में, बोल बाल के गए हुए हैं बाहर। मैं तो बोल रहा हूं अगर देश में है तो एक नया वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिलीज करे ना। 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग करके देश से बाहर चले गए। 13 मीटिंगें हुई डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की, तो एक मीटिंग में गए नहीं। क्या अधिकार है उनका चाइना के विषय में बोलने के लिए? आप डिफेंस कमेटी के सदस्य थे ना। पार्लियामेंट में जाके आपको बात करनी चाहिए थी ना। एक दिन ये जो सत्र चल रहा है, ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये पार्लियामेंट का 17th सेशन, उसमें एक दिन नहीं गए। 11 बैठक हो गई और यहाँ वीडियो, यहाँ से कैमरा घूम के आएगा। अच्छा संबित, क्या फायदा है इसका? अगर मान लीजिए कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले, अगर मान लीजिए कि वो इस देश में अभी नहीं है, फिलहाल कहीं और चले गए, तो क्या आप जवाब नहीं देंगे उनकी बातों का? मैं जवाब देता हूं ना समीर भाई, आपकी जवाब तो दे दीजिए ना। जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दे दीजिए, फिर त्यागी जी बताएंगे वो यहाँ है या नहीं है। ठीक है, देखिए अब्बास भाई, आपको जवाब तो मैंने शुरू में दे दिया। और यहाँ कमांडर साहब जो खुद वहां काम कर चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे पितृतुल्य बैठे हुए हैं। आप मेरी जवाब को खारिज कर दीजिए। मैंने LAC का उनके तरफ 1993, 1996, 2013 एग्रीमेंट के बारे में बात करिए। चलिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आप मुझको खारिज कर दीजिए। मगर यहाँ पर अभी द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, ये हम सबके बड़े भी हैं, मेरे पिता के एज के हैं, और उन्होंने वहां सर्व किया हुआ। मैं तो कभी पैंगोंग सो गया भी नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं उसका टोपोग्राफी। मैं तो किताबों से पढ़ के बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। ये सज्जन तो गए हुए हैं ना,
इन्होंने आपको अभी समझाया ना सब कुछ। अगर इनके बात पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री के बात पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट के बात पे भरोसा नहीं, MEA पे भरोसा, किसी पे भरोसा नहीं है, तो मैं यहाँ तबीयत खराब करके फिर हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हूँ? पत्थर पे सर मारूं, फिर खून बहेगा, फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होगा, क्यों करूंगा? ठीक है त्यागी जी, सरकार की बातों पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है आपको? मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज, जल्दी से। देखिए, मैंने 4 नाम लिए थे। 4 नाम जो लिए थे उसमें लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी साहब का भी लिया था, जिन्होंने 3 दिन पहले कहा कि चीन हमारी सीमाओं में है, उसने स्ट्रक्चर बना लिया। ये बात स्ट्रक्चर बनाने के बाद संबित पात्रा ने भी मानी है कि हमारे स्ट्रक्चर बना लिए। पहली बात, कम से कम सरकार ने अब ये मानना तो शुरू किया कि हमारी सीमा में आकर के स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए चीन ने, पहली बात। दूसरी बात, संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी एक शर्ट पहने हुए हैं, विदेश में। राहुल गांधी जी की जो आप जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, सीबीआई आपके पास है, सारे एयरपोर्ट्स की जांच आप कर सकते हैं, सारी संस्थाएं आपके पास है। अगर आपकी सरकार इतनी नाकारा कि एक व्यक्ति विदेश चला गया, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब आपकी दूसरा तंत्र बेकार है। दूसरा, एक कपड़े की बात जो आप कह रहे हैं संबित पात्रा, राहुल गांधी 10 लाख का सूट नहीं पहनते हैं। एक कमीज का मतलब ये होता है कि हम देश के आम आदमी से, आम नागरिक से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल सीमित कपड़ों में रहकर के, देखिए आप जो बात कह रहे हैं राजीव त्यागी जी, उस पर द्विवेदी जी अपना कमेंट देना चाह रहे हैं, मैं उन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। राम जन्मभूमि पर पाकिस्तान की साजिश का एक खुलासा हुआ है। ISI ने पूरे भारत में हमले की पूरी साजिश रची, 3 से 5 ग्रुप में लश्कर के आतंकियों को भेजा है। देखिए किस हद तक पड़ोसी मुल्क जो है वो गिर चुका है। आतंकियों ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली है, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है भूमि पूजन की रामनगरी अयोध्या में, और 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 हटाया गया था। इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो जग जाहिर हो रही है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका जवाब भी लोगों को मिल रहा है। जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर आपके लिए। कल दोपहर 2 बजे राफेल लैंड करेगा। राफेल कॉन्क्लेव में राफेल से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर, अंबाला एयरबेस पर कल दोपहर 2 बजे लैंड करेंगे राफेल विमान। यह जानकारी हमारे पास आ गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि अबू धाबी के एयरबेस पर इस वक्त 5 के 5 राफेल विमान हैं। कल सुबह अबू धाबी से उड़ान भरेंगे और फिर दोपहर 2 बजे राफेल विमान यहां लैंड करेंगे। ये जानकारी देखिए हमारे पास अब आ चुकी है, और निश्चित तौर पर अंबाला में राफेल के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, यहां तक कि ड्रोन को भी अनुमति नहीं है, और इतने सख्त निर्देश हैं कि अगर ड्रोन भी उड़ते हुए देखा गया तो गोली मार दी जाएगी। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल जी द्विवेदी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुमित, अपने आप में ये अब जो टाइम हमारे पास है वो आ गया है, 2 बजे लैंड करने जा रहा है राफेल, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए समीर, एक्सपेक्टेड टाइम है, बताया जा रहा है कि 2 बजे करीब जो है अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे 5 के 5 विमान, लेकिन ये वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आपको याद होगा कि खुद खासतौर पे एयरफोर्स की तरफ से कहा गया था कि क्योंकि वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ये कहा गया था कि 2 बजे का टाइम रखा गया है, लेकिन वेदर कंडीशन आर दी प्रायोरिटी, अगर उसके हिसाब से भी तय किया जाएगा कि आखिरकार कल ही लैंड करेंगे या कितने बजे लैंड कर सकते हैं। समीर, अच्छा, बिल्कुल। और हमारे साथ जी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, अभी आप राजीव त्यागी और संबित पात्रा को सुन रहे थे, जो आर्ग्यूमेंट्स अब दिए जा रहे हैं राफेल को लेकर दोनों तरफ से, क्या उसे अब बेमानी माना जाए, सिर्फ पॉलिटिकल मान लिया जाए, या फिर इसमें आपको कुछ दम नजर आता है? अभी भी क्या राफेल को लेकर कुछ सवाल हैं क्या जो जिंदा हैं? देखो, सबसे पहले राफेल से पहले मैं आपको फिंगर 1 और फिंगर 8 के बारे में बताना चाहता हूँ, जहां मैं खुद कमांडर था। देखिए, हम जो है फिंगर 1 पर थे और चाइनीज फिंगर 8 पर थे, और 1 और 8 के बीच में ग्रे जोन है, यानी कि नो मैन लैंड है। हाँ। अभी चाइनीज जो फिंगर 4 पर आ गए, यानी कि वो नो मैन लैंड के अंदर आ गए, जिनको वहां नहीं आना चाहिए। ना तो वो वहां बना सकते हैं, ना बंकर बना सकते हैं, ना वो रह सकते, तो इसलिए उनका उल्लंघन हुआ है। तो इसलिए वो सीमा में हैं, अपनी जो ग्रे जोन में है। हमारी फिंगर 1 तक नहीं आई, फिंगर 4 तक है, तो वो हम बोलते हैं ग्रे जोन। तो उन्होंने ग्रे जोन का उल्लंघन किया है और उनको पीछे जाना होगा, ये हमारा जो है विकल्प है। दूसरी बात, आपने राफेल के बारे में पूछी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इलाके में एयरफोर्स की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो चीन की तरफ है वो इलाका बहुत फ्लैट है, और वहां जो है एयरफोर्स बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। और जिस तरह राफेल के जो वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे उनकी ग्राउंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, स्कैल्प है,
ये 600 किलोमीटर तो मार कर सकती है। और हैमर जो है ये बहुत कारगर है दुश्मन के बंकरों को तोड़ने के लिए, उनके जो जैसे डंप्स है उनको तोड़ने के लिए। तो ये एक बहुत ही कारगर वेपन सिस्टम हमारे पास आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विवाद है ये विवाद इसलिए चल रहा है कि उसमें कौन से वेपन सिस्टम है, कौन से रडार है, उसके सारे होने के कारण बहुत सा जो उसकी कीमत पर बहुत इजाफा हो जाता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि देखो, रक्षा के ऊपर राजनीति मत करो, ग्राउंड सिचुएशन समझो, जो आपको समझाने वाले हैं उनकी बात मानो। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चीन जो है वो ग्रे जोन में आया है, ग्रे जोन से उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारी जो जितनी भी एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया है। और आखिरी बात है, मैं ये बताना चाहता हूं, चीन जो है वो ताकत को समझता है। अगर आप ताकत नहीं इस्तेमाल करेंगे चीन पीछे नहीं जाएगा। जितने हम सक्षम होंगे उतना चीन पर दबाव आएगा और चीन पीछे जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल, एसडी मुनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मुनी साहब, ये जानकारी भी सामने आई कि देखिए कि वक्त जो है वो बहुत अहम है। भारत चीन टकराव के बीच ये राफेल विमान जो हैं वो आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि फ्रांस ने वक्त से पहले डिलीवरी की है इन राफेल विमानों की। इससे आप कितना अहम मानते हैं दोनों देशों के संबंधों के मद्देनजर अगर बात की जाए तो? देखिए, फ्रांस और भारत के संबंध आज से नहीं 1954 से हथियारों के मामले में बड़े हैं। और ये बात सही है कि फ्रांस उभर कर आ रहा है एक भारत के बहुत अच्छे दोस्त की तरह हथियारों के मामले में भी। लेकिन रफाल अभी 5 आ रहे हैं, कुल हमने 36 ऑर्डर किए हैं। 10 रफाल अगले साल के आखिर तक आएंगे। जो 5 रफाल आ रहे हैं उनको 2 से 3 महीने लगेंगे यहाँ एडजस्ट होने के लिए। तो ये अब इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में हमको इस पे ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ कि रफाल के आने से जो हमारी क्षमता है वो रीइंफोर्स हुई है, और उसको देख के पाकिस्तानी भी परेशान है, चीनी भी परेशान है। और जरूरी बहुत जल्दी ही वो इसका काट ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने कुछ हथियार बनाएंगे। उनको पता है कि रफाल से जमीन पे भी मार हो सकती है और बहुत दूर तक हवाई मार भी हो सकती है। तो वो उसका जायजा लेकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रफाल के आने से बौखला गए हैं। अभी तक जब तक हमारी रफाल की पूरी तैयारी नहीं होती है, सारे के सारे रफाल नहीं आते हैं, तब तक हमें बहुत सावधानी से अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, और जब उसकी आवश्यकता हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं एसडी मुनी साहब। आप जो बात कह रहे हैं उसका लबोलुआब यही है कि दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, ये भी गलती होगी। बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन जिस तरह से इस वक्त दुश्मन की हिमाकतें जारी हैं, चीन की तरफ से सरहद पर हिमाकतें की जा रही हैं, उसका जवाब देना, उस पर दबाव बनाना, वो भी बहुत जरूरी हो गया। हमारे पास वक्त इतना ही था। मैं जान रहा हूं संबित पात्रा, आप भी, राजीव त्यागी जी, आप भी कहना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही था। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद थे, मनीष झा और सुमित चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।